हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज़ में 12 मार्च की सिर्फ 3 का पेपर अटेम्प्ट करेंगे। पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने, देखो क्या कह रहा है। एक परिमेय संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग 61/30 है। संख्या की गणना करनी है, परिमेय संख्या भी और उसका व्युत्क्रम भी। तो यहाँ पर सबसे इजी क्या रहेगा, ऑप्शंस हैं आपके पास, सीधे से ऑप्शंस पे चले जाओ। एलसीएम 30 बनना चाहिए। ऊपर में कितना आ जाएगा, 25 और 6 जाकर 36, तो ये कितना हो रहा है, ये 61 बन जा रहा है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इकाई स्थान का अंक बताना है। इकाई स्थान का अंक अगर आप 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालोगे तो ये कितनी होती है, देखो 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 4 फैक्टोरियल होता है 24, और इसमें 5 से गुणा करोगे तो ये वैल्यू आती है 120। अब 5 फैक्टोरियल अगर 120 है तो इसके आगे के सभी वैल्यूज़ में यूनिट डिजिट 0 रहने वाला है। तो आपने क्या, इसके आगे का जोड़ने का कोई मीनिंग नहीं है, तो आपको कहाँ, इसके पीछे का जोड़ना है। तो इसके पीछे में यूनिट डिजिट अगर जोड़ोगे तो 6 और 4 10, ये भी 0 हो गया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 और 1 3 देखना है, यही इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, a/b/a का मान ज्ञात करना है, जबकि a+b कितना है 8 है। दो संख्याओं का योग 8 है और गुणनफल 4 है। योग छोटा है और गुणनफल, आपका योग बड़ा है और गुणनफल छोटा है, इट मीन्स संख्याएं कैसी, अपरिमेय काइंड ऑफ हो सकती हैं, या फिर आपको क्वाड्रेटिक की तरह उसको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बेटर क्या होगा, आप इसको इसी के फॉर्म में ले आओ। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ab, यहाँ पर बनेगा a² + b², जिसको कि आप लिख सकते हो a+b का होल स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर। तो आपने बोला कि ये इस तरह से बन जाएगा, तो a+b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, माइनस 4 दूनी 8, तो अपॉन में कितना आ जाएगा, ab की वैल्यू है 4। तो ये आप इसको सॉल्व करोगे, ये आपका बन जाएगा 16 चौको 64 है ना, 4 बार काट दोगे और 4 दूनी 8, तो 14 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको x³ - y³ का मान, जबकि अंतर दिया है 4 और गुणनफल 12 है। अंतर छोटा है, गुणनफल 12 बड़ा है, आप गेस कर सकते हो। 12 को मैं कैसे बनाऊं कि अंतर 4 का है, 6 और 2 से बन सकता है, 6 दूनी 12 और 6 और 2 में डिफरेंस 4 का है। तो आपने कहा ये तो इजी हो गया, 6 का क्यूब 216 और 2 का क्यूब 8, तो ये आंसर आ जाएगा 208 के बराबर। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक त्रिभुज के केंद्र O है, ठीक है। AB की वैल्यू दी गई कितनी है 12 है, BQ का मान दिया गया है 7 के बराबर। अगर BQ 7 है तो इस बिंदु से Q एक क्या हो गया, आपका टेंजेंट पॉइंट हो गया। तो यहाँ से P भी जो है वो भी टेंजेंट पॉइंट है। आपको पता है एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट्स अगर ड्रॉ की जाए तो डिस्टेंस बराबर होती है। AB की वैल्यू 12 है तो आपने कहा AP बचा हुआ 5 होगा। अगर AP 5 है तो AR की जो लेंथ होगी ये भी 5 के बराबर होगी। आपको CQ का मान भी 5 दिया जा रहा है तो आपने कहा CR भी 5 होगा। आपसे टोटल पूछा जा रहा है AC की लंबाई बताना है। आप कहोगे AC की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 10 के बराबर होगी, ठीक है। तो आपने कहा AC की लंबाई 10 के बराबर हो जाएगी, AC की लंबाई 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज ABC में BC के समानांतर, तो आपने कहा BC पहले ड्रॉ कर लें। इसके समानांतर कोई एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की जाती है, D और E बिंदु मिलते हैं। ये इस तरह से काटते हैं कि AB की जो लेंथ है वो 3 टाइम्स AD है, यानी कि अगर AD की लेंथ कितनी है, ये 1 है, तो AB की जो लेंथ है वो 3 है। तो आपने कहा नो प्रॉब्लम, यहाँ से हमें पता है कि ये अगर पैरेलल हो तो AD जो होता है वो सिमिलर होता है किससे, ओरिजिनल ट्राइंगल ABC से। तो आपने कहा AD अपॉन में AB, ये जो रेशियो होगा ये कितना है 1 और 3 का है। तो सारी भुजाएं जो ओरिजिनल ट्राइंगल और इस छोटे वाले ट्राइंगल की होंगी इसी रेशियो में होंगी। तो आपको बताना है DE और BC का रेशियो। तो आपने कहा DE इस छोटे वाले ट्राइंगल की है, BC ओरिजिनल ट्राइंगल की है, तो इनमें भी जो रेशियो होगा वो 1 और 3 का ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगर A का A% अपॉन 100, ये वैल्यू कितनी है 196 है, तो A का मान बताओ। आपने कहा 196 किसका 14 का स्क्वायर होता है, 100 किसका 10 का स्क्वायर होता है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। A/B C/D E/F 2/5 हैं। आपको देखो 5A 3C 2E अपॉन में 5B 3D 2F, अगर देखो सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए सेम रेशियो में तो कोई भी अंतर नहीं आता है, आपका आंसर 2/5 होगा। अगर डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता तो आप क्या करते, यहाँ पर A, C और E की जगह पर 2 पुट कर देते, B,
डी और एफ की जगह 5 पुट कर देते। इवन इस क्वेश्चन में भी अगर आप चाहो तो पुट करोगे सेम आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर सेम कांस्टेंट है ना, 5 है, यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर कितना है आपने कहा 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसमें ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका आंसर 2/5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी और डी 4,000 और 5,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। सी 3 महीने पश्चात और 1,000 रुपये वापस निकाल लेता है। तो आपने कहा 3 मंथ्स तक इसके कितने 4,000 रुपये रहे, बचे हुए टाइम पे 1,000 वापस निकाल लिए, तो आपने क्या बोला 3 के इसके पास बचे होंगे। जबकि डी व्यवसाय शुरू होने के 6 महीने पश्चात, तो 6 महीने तक तो इतना ही रहा। आपने कहा इसके पश्चात 1,000 रुपये अधिक निवेश कर देता है, तो बचे हुए अगर मैं 1 साल के लिए मान लूँ तो इतना हो गया, जबकि इसका बचा हुआ कितना हो गया 9 मंथ्स हो गया। ठीक है, 1,000 सबके कट कर दिए, तो ये वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 4 तियाँ 12 और 9 18 9 त्रिक 27, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, आपने कहा ये हो जाएगा 39 के बराबर। यहाँ पर देखो 6 6 का 36 और 6 पंचे 30, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 66 के बराबर। 3 से कट जाएगा 13 और 22, ये आपका रेशियो आ गया। बोल रहा है वर्ष के अंत में सी का हिस्सा, सी कौन है 13 वाला, इसकी वैल्यू 3900 है, 300 से गुणा हुआ, तो आपने कहा यहाँ भी 300 से गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, वर्ष के अंत में कुल लाभ आपको बताना है, इसका हिस्सा का निकालूंगा तो ये आ जाएगा 6600, कुल लाभ कितना हो जाएगा 6 और 3 9 और 10,500 के बराबर, ये कुल लाभ हो जाएगा। 40 डंडियों की कुल ऊंचाई कितनी है 154 सेंटीमीटर है। ठीक है, एवरेज हाइट है, औसत ऊंचाई है। बोल रहा है 160 सेंटीमीटर ऊंचाई की कुछ डंडियां निकाल दी जाती हैं। ठीक है, यदि नई औसत ऊंचाई 150 है, अब इसको करने का देखो जो तरीका है वो किस तरह से करोगे आप, देखो टोटल का कितना 154 है, 160 वाली आपने कुछ क्या कर दी, रिमूव कर दी, तो अब नया औसत कितना आ गया 150, तो यहाँ से आपको ये रेशियो मिल जाएगा कि किस रेशियो में आप इनको मिला रहे थे। तो आपने कहा यहाँ पर डिफरेंस आया 4 का, यहाँ पे आया 6 का, इट मीन्स 2:3 है। ठीक है, तो टोटल आपके पास कितनी है, आपने कहा टोटल हमारे पास 5 है, जिनका एवरेज कितना है 154 है, इनिशियली दिया गया। 5 की वैल्यू कितनी दी गई 40, तो आपने कहा 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8, यानी कि 160 वाली जो आपने मिलाई है 8 दूनी 16 मिलाई है, और 150 वाली कितनी मिलाई है 8 तियाँ 24, तो ये आपके आंसर आ जाएंगे 16 और 24। पूछा कितनी डंडियाँ शेष हैं, आपने कौन सी निकाली 160 वाली निकाल दी हैं, तो बची कितनी है 150 वाली आपके पास बची होंगी। आपने कहा टोटल 40 में से 16 घटा दो, या ऐसे भी लिख सकते हो 24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बोला प्रतिवर्ष 25% की दर से 12 महीने के लिए मूलधन पर साधारण ब्याज कितना है 935 रुपये है। ठीक है, तो मूलधन याद कीजिए, आपने कहा प्रिंसिपल 25% मतलब 1/4, 12 महीने यानी कि 1 साल हो गया, तो आप 1 साल लिखोगे, ये 935 हो गया, तो प्रिंसिपल की वैल्यू 4 से गुणा कर दोगे, 35 का दुगुना 70, 9 का दुगुना 1800, इसका दुगुना करोगे 7 का दुगुना 40 और 1 आ जाएगा 8 दूनी 16 और 1 17, और 1 आ जाएगा 1 दूनी 2 और 1 3, तो 3740 ये आपका मूलधन आ जाएगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अंतर कितना है 451 रुपये का अंतर है। हानि प्रतिशत आपको दी गई 11%। हानि प्रतिशत क्या होती है, जो भी इसमें अंतर आया 11% है, तो इसको ऐसे लिख दो, ये किसके बराबर होगा 451 अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100 के बराबर होगा। तो यहाँ से आपके कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई 45100 है ना, 11 से अपन में डिवाइड भी करोगे तो 11 से कटेगा कितना है 11 चौको 44, और यहाँ पे बचेगा 1, तो 4100 ये आपका क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। अब क्योंकि हानि हो रही है वो कितने की 451 रुपये की, तो आप 4000 में कितना घटा दोगे 351 घटा दोगे, तो ये बचेगा 3600 है ना, 649 रुपये, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलिंग प्राइस आपसे असल में इसमें पूछ रहा है ना, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार अपने टेबल की कीमत को क्रय मूल्य से 30% अधिक चिन्हित करता है, मतलब 10 की चीज़ है तो 13 रुपये की चिन्हित करता है, और अपने ग्राहकों को 100 की है तो 130, और अंकित मूल्य पे 12% की छूट दे दो भाई। तो आपने कहा 10% इसका बोलते तो 13 रुपये की छूट हो जाती है ना, और 2% और तो ये कितना 2.6, तो 13 घटाओगे तो कितना बचेगा, या 15.6 घटा दो तो 114.4, ये आपका आ जाएगा। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट है उसका 14.4% का। अगला क्वेश्चन जो है आपको ये वैल्यू दी गई है, इसको अगर आप लिखना चाहो तो ऊपर में लिखोगे कितना आएगा 25 + 24। इसी तरह से अगले पार्ट को लिखोगे तो 24 + 23। अच्छा यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है, तो माइनस का साइन लगा लो भाई।
तो जैसे माइनस लगाओगे तो ये 25 से 25 कट जाएगा, अगले वाले से 23 कट जाएगा, इसी तरह से सब कटते चले जाएंगे। तो पहले वाले में अगर बड़ी वाली वैल्यू बची है तो अंत में छोटी वाली वैल्यू बचेगी। तो ये कैसा आएगा, रूट में 20 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 5 + 2√5 के बराबर। तो 5 + 2√5 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है x और y मिलकर 30 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं, y और z उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप एलसीएम ले लोगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, ये आ जाएगी 3। क्या बोल रहा है, x कार्य प्रारंभ करता है और 15 दिनों तक कार्य करता है। ठीक है, तो x ने कितने दिन, 15 दिन कार्य किए। फिर y उसी कार्य को लेता है और 27 दिनों तक कार्य करता है, y कर लिया। अंत में z से इस कार्य को 9 दिनों में समाप्त करता है। तो ये आपका इस तरह से कार्य कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कार्य था कितना, 60। अब देखो यहाँ पर मैं x और y का कॉम्बिनेशन बना दूंगा, तो 15 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो 15 दिन एक तरह से मैं कह सकता हूँ x + y ने किया। तो आप कहोगे बचा यहाँ पर क्या बचेगा, y बचेगा। कितना y बचेगा, तो आपने कहा 15 इसमें से घटा देंगे तो 12 y बचेगा। तो मैंने कहा 9 z के साथ मैं y का कॉम्बिनेशन बना दूँ, तो 12 था, तो बचा कितना y, 3 y बचा। तो x और y की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो 15 दूनी 30 हो गई। z और y की एफिशिएंसी कितनी, 3 है, तो ये 27 हो गई। तो आपने कहा टोटल काम कितना, 57 हो गया। बचा कितना है, 60 में से घटाओगे तो बचेगा 3। तो आपने कहा 3 दिन y ने 3 काम किया, यानी कि y की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 के बराबर। अगर y की एफिशिएंसी 1 है तो अकेले कितने दिनों में कर पाएगा, 60 दिन इसको लगेंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, 220 मीटर लंबी रेल एक 440 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 33 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, आपको बताना है रेल 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। अब इस तरह का क्वेश्चन क्योंकि मैंने कराया तो एकदम फास्ट मेथड इसका देखो, 660 मीटर चलने में लगने वाला समय 33 है, तो ये इसकी स्पीड दे देगा कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो आपको ये पता है कि जब 660 मीटर चलना है, ठीक है, तो कितना टाइम लगता है, आपने कहा तब लगता है 33 सेकंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 350 मीटर लंबा पुल है, कितने की कमी करी गई, आप देखो कितना कमी करी गई, 50 और 40, 90 की कमी करी आपने, 90 मीटर कम करना है। तो मैंने कहा 90 मीटर चलने में लगने वाला समय, तो 20 से डिवाइड किया, 4.5 सेकंड आपके कम हो गए। तो बस इतना ही कम करना है, कितने में, टोटल में। तो 33 में 4.5 कम कर दोगे तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 28.5 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको डीआई दी गई है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष मृत्यु की संख्या कम थी। पिछले वर्ष की तुलना में कम थी, तो यहाँ पर एक तो कम है, यहाँ पर कम है, ठीक है, बाकी हर साल बढ़ती चली गई है। तो पिछले वर्ष की तुलना में कम है 2013 और 14 में, तो 2013 और 14 में, 14 आपका ऑप्शन है। 2012 और 14 के मध्य मृत्यु की संख्या में क्या अंतर था, तो 12 और 14 पे देखोगे तो 12 पे कितनी है, ये आपकी है 8000 और 14 पे कितनी है 1500, तो अंतर कितने का है, 6500 का अंतर है। बोला 2012 और 14 के मध्य मृत्यु की संख्या में अंतर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, तो इसको स्किप करोगे, कुछ ऑप्शंस अलग है, मतलब क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है। अच्छा इंग्लिश में, ठीक है इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ डेथ्स इन 2013 वर लेसर देन 2016 बाई, तो 2013 में जो संख्या थी वो कम थी कंपेयर टू 2016, तो ये आपको बताना है कितनी कम थी, 9000 से 6000 पे जाना है। ठीक है, तो 9000 से 6000 पे जाओगे तो ये कितनी हो जाएगी, आपने कहा 9000 है, 6000 जो है वो 9000 से कितना कम है, आपने कहा 3000 कम है। और किसके कंपैरिजन में देखना है, 2016 यानी 9000 के कंपैरिजन में, तो ये आ जाएगा 1/3 या 33.33% के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बोला यदि डेंगू के कारण प्रत्येक मौत के लिए 10 लाख रुपए बीमा के रूप में दिए जाते हैं तो 2015 में कितने रुपए बीमा के रूप में दिए गए। तो देखो 2015 में, आपने कहा 2015 में कितनी 7500 मौतें हुई हैं, तो 7500 मौतें हुई और सभी में कितना 10-10 लाख रुपए दे दोगे, तो 7.5, अब ये करोड़ में देखना है तो आपने कहा 7.5 तो रहेगा ही, आंसर यही हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की परिधि 30 है, तो आपने कहा हर एक भुजा कितनी होगी 7.5 की होगी, उसका क्षेत्रफल बताना है, तो 7.5 का स्क्वायर कर दोगे, 49 से बड़ा होगा और 64 से छोटा होगा। अब यहाँ पर आप चाहो तो 75 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 7 का गुणा 8 में करोगे 8 7 56, तो 56.25 ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 56.25 आपका पहला ही ऑप्शन है। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 346.5 है। देखो
वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो रेडियस पे डिपेंड करता है। अगर रेडियस 7 हो तो एरिया 154 होता है, रेडियस अगर 14 हो तो एरिया 616 होता है। आपका जो एरिया है वो इन दोनों के बीच में है 346.5, तो आपकी जो रेडियस होगी वो भी इन दोनों के बीच में होगी। अब देखो 7 और 14 के बीच में कौन सी रेडियस है, 7.5, तो जस्ट इससे आधी हल्का सा आगे है, ठीक है। तो आपने कहा ये तो नहीं होगा, ठीक है। 15 इसके ऊपर है, ये भी पॉसिबल नहीं है, 21 भी पॉसिबल नहीं है। आपने कहा इसमें 3/2 से गुणा किया गया है ना, तो 3/2 से गुणा करोगे तो आपका जो आंसर आता है 346.5 आता है। वैसे याद भी रखने लायक ये वैल्यू है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्टली ये पूछा जाता है। बोला 42 सेंटीमीटर व्यास है तो रेडियस कितना हो गया 21। अर्धगोला है आपका, तो अर्धगोले का होता है 2/3 πr³, ये वॉल्यूम हो गया, यही आपको बताना है। तो देखो 2/3 कर दोगे 22/7, आर का क्यूब कर दोगे तो 21, 21 और 21, एक 21 तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे 21 का स्क्वायर 441 और इसमें गुणा कर दोगे 44 से, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 4, तो आपका आंसर कितना हो गया 19404। बाकी और तरीके क्या क्या हैं देखो, एक तो आप 11 की मल्टीप्लिसिटी चेक कर सकते हो, दूसरा 3 और 3 है यानी कि 9 की मल्टीप्लिसिटी चेक कर सकते हो। इन्हीं दो से ही आपका आंसर बन जाएगा। देखो अगर मैं चेक करना चाहूँ तो 7 और 2 9, 8 और 1 9, 3 यानी कि 9 का मल्टीपल नहीं होगा। आपने कहा 5 और 5 10, ठीक है, 10 और 3 2 5, 6 और 1 7, तो ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। 8 और 1 9, 5 3 8 और 8 16, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं। यहाँ पे चेक करोगे 4 और 4 8 और 1 9, ये 9 का मल्टीपल है। 9 के मल्टीपल से ही आपका एक ही ऑप्शन बच रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एंगल बी पर कितना है समकोण है, यानी कि बी पे 90 डिग्री है। एंगल ए कितना है 60 है, ये आपका 60 आ गया, तो बचा हुआ ये 30 हो गया, ये आपका एंगल सी हो गया। आपको बताना है सेक सी का वैल्यू +2। अब देखो आप कॉस सी की वैल्यू निकाल सकते हो, कॉस 30 कितना होता है, ये होता है साइन 60 के बराबर, यानी √3/2। इसका उल्टा कर दोगे ये हो जाएगा 2/√3, ये आपकी सेक सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसमें आप 2 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा √3 एलसीएम हो जाएगा 2√3 + 2 के बराबर, ठीक है। तो अपॉन में कितना आएगा √3 आएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी पार्ट विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कोण बी ए बी सी में 90 डिग्री है, ये आपका बी आ गया। ए कॉस ए कितना है 5/13 के बराबर है। आपको दिया गया ए बी की लेंथ कितनी है 10 है, तो आपने कहा ये 5 12 13 का होगा, तो ये वैल्यू 24 और ये वैल्यू 26 हो जाएगी। आपसे बी सी की लेंथ पूछ रहा है, यानी कि ये 24 वाली वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 12th मार्च के पेपर्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।